हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कार्ब एनायन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कार्बोकेटायन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कार्ब एनायन के बारे में, है ना। तो क्या होता है कार्ब एनायन, सबसे पहले समझेंगे इसको, फिर हम देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम देखेंगे फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कार्ब एनायन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कार्ब एनायन का मतलब क्या होता है। कार्ब का मतलब होता है, मान लो कार्बन, प्लस एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। तो ऐसा कार्बन जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्जेस हो, वो कहलाता है आपका कार्ब एनायन। ऐसा कार्बन जिस पर निगेटिव चार्जेस हो क्या कहलाएगा, कार्ब एनायन। द स्पीसीज कंटेनिंग निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम आर नोन एज ए कार्ब एनायन। तो ऐसा स्पीसीज जो क्या हो, निगेटिवली चार्ज कार्बन एटम जिसके पास हो, वो क्या कहलाएगा, कार्ब एनायन कहलाएगा। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर मिथाइल एनायन के बारे में बताया CH3 माइनस, है ना। वैसे यहाँ पर बेंजाइल एनायन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया आपका बेंजाइल ग्रुप और इस पे एनायन। तो इसे कार्बन पे क्या है, निगेटिव चार्जेस है। तो कार्बन पे अगर निगेटिव चार्जेस हो तो उसको हम बोलेंगे कार्ब एनायन। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन के केस को समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे हम समझते हैं कार्बन से। हम यहाँ पर मेनली देख रहे हैं CH3 माइनस को, जो सबसे सिंपल कार्बन आयन है ना, मिथाइल कार्बन आयन। तो इसको क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो क्या लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। तो हमें पता है क्या लिखेंगे, 2s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 1s क्या हो गया, इनर सेल हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो ना। इसको क्या करेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ चला जाएगा, इस वाला ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो 1 और 2, तो ये ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए आपका, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, आपके कार्बन से आ गया ना। सभी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के हैं। अब हमारे पे कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो ये वाला आपके एक हाइड्रोजन का हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन से आगे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, अब आपका क्या है, कार्बन का एक ऑर्बिटल बच गया, हाँ कार्बन का 2p z ऑर्बिटल आपका बचा हुआ है। ये 2p y है, ये 2p x है ना, 2p x। ये क्या है आपका सिंपल s है। तो 2p z में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर कार्बन में कौन सा चार्जेस है, तो निगेटिव चार्जेस है। निगेटिव चार्जेस कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो जो निगेटिव चार्जेस लगाए हैं उसके वजह से हम क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड है बोलेंगे, है ना। क्योंकि हमने क्या देखा था, CH3 का देखे, तो CH3 में कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें हम निगेटिव चार्जेस दिए हैं जो ऐड हुआ है। तो क्या हो गया, 2p z भी में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन जब देखेंगे हम लोग, तो हम पूरा काउंट करेंगे, क्योंकि सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कार्बोकेटायन के केस में देखा था। तो इस केस में क्या देखेंगे हम, इसमें सभी में डबल डबल इलेक्ट्रॉन है सभी ऑर्बिटल्स में, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। तो एक s और p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्ब एनायन के कोई सभी कार्बन एटम में। जब आप चेक करेंगे तो आप इसको CH3 CH2 में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 3 हाइड्रोजन था, सिंपल वाले केस में 3 हाइड्रोजन था। तो इस वाले केस में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो 1 और 2 हाइड्रोजन से आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये मिथाइल ग्रुप जो है शेयरिंग किया है कार्बन और कार्बन के बीच, उसके थ्रू एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, जो डबल बॉन्ड कर रहे हैं, मतलब पेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, निगेटिव चार्जेस से आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे किसी भी जिसका भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा कार्बन आयन के लिए। जनरली हम सिंपल निकालते हैं किसका है, CH3 माइनस का। तो इसका देखिए, अभी स्ट्रक्चर समझते हैं इसका क्या होगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, लेकिन इसमें क्या है, एक जो लास्ट वाला जो सेल था, है ना, जो लास्ट वाला क्या था, ऑर्बिटल था, उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया हो। रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से था कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए हैं, तो पेयर बन गया। बाकी सब तो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाइड्रोजन के साथ जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन के साथ क्या है, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलेंगे,
जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड बना है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर बोलेंगे। बट जो 2p z ऑर्बिटल है आपका, 2p z जो ऑर्बिटल है, 2p z ऑर्बिटल में क्या है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो ये क्या है, ये शेयरिंग वाला नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो कार्बन आयन के केस में, कार्बन आयन के केस में अगर सिंपल वाला कार्बन आयन हम देख रहे हैं तो कितना, 3 बॉन्ड पेयर आगे है, 1 लोन पेयर आगे है। ठीक है, लोन पेयर। तब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले समझेंगे क्या होता है। हमें पता है sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। हम लोगों ने पढ़ा है CH4 के केस में ना, टेट्राहेड्रल। बट इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर नहीं है। CH4 के केस में क्या होता था, CH 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 4 बॉन्ड होता था हाइड्रोजन के साथ, तो टेट्राहेड्रल बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है, 3 ही है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो इसको हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका पिरामिडल शेप में। देखो 3 हाइड्रोजन हो गए ये कार्बन के साथ, अब एक जो मैं बोला ना लोन पेयर के फॉर्म में है जो, वो, तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, पिरामिडल शेप बोलते हैं, क्योंकि ये किसके जैसे दिख रहा है, पिरामिड के जैसे दिखेगा। तो कार्ब एनायन का शेप कैसा होगा पूछेंगे तो क्या लिखेंगे, पिरामिडल शेप, क्योंकि टेट्राहेड्रल नहीं होता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर। एक लोन पेयर के होने की वजह से इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले देखते हैं, हमने प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी के फॉर्म में करेंगे। तो प्राइमरी का मैंने बताया था, कार्बोकेटाइन के केस में भी मैंने बता दिया है कि जिस कार्बन पे निगेटिव चार्जेस है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उसके बेसिस पे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी बना लेते हैं एक बार, ये CH3, ये भी CH3, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में क्या है, कार्बन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे, तो उससे वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। इस वाले कार्बन पे देखेंगे, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्जेस है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और जिस वाले कार्बन पे देख रहे हैं इसमें भी निगेटिव चार्जेस है, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड, 1, 2 और 3, तो इसको बोलेंगे टर्सरी। तो ये सिंपल है, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्जेस है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है वही हमारा कहलाता है। उसके बेस पे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देते हैं। और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कार्बोकेटाइन का हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा और कार्बन आयन होता क्या है। अब हम देखते हैं इसका स्टेबिलिटी फैक्टर किस किस चीज पे डिपेंड करता है ना। स्ट्रक्चरल फीचर्स या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। तो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं द अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर, क्या है, एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन आयन। तो कार्बन आयन जिस कार्बन पे निगेटिव चार्जेस है ना, निगेटिव चार्ज है, वहां पर उसका एस कैरेक्टर कितना है, एस का परसेंटेज कितना है, इस पे भी डिपेंड करेगा, इसको भी समझने वाले हैं। सेकंड देखते हैं इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, और थर्ड है कंजुगेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है अनसैचुरेटेड सिस्टम पे लिए। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे एरोमेटिक सिस्टम। तो एक एक करके समझते हैं इसको भी। सबसे पहले समझते हैं द अमाउंट ऑफ एस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन आयन या फिर कार्बन एटम पे। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको हम लोग। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 पे -1 कार्बन आयन। दूसरा कार्बन आयन हम देख लेते हैं डबल बॉन्ड के साथ, ये हो गया आपका 1 कार्बन आयन, है ना। और थर्ड हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये हो गया 1 कार्बन आयन। तो देखिए यहाँ पर कार्बन आयन जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन आयन है, वो कौन से, एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3 होगा। इस समझ रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस है, मतलब कार्बन आयन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। सेकंड वाले केस में डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इस वाले केस में क्या होगा, sp। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो समझ रहे हो आप लोग, 100% में अगर देखेंगे एस और पी में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 50% आएगा। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन में जो एल्कीन का है, क्या है, एल्काइन का है। ठीक है, एल्काइन जो कार्बन आयन है उसमें एस करेक्टर कितना है, 50% है। वैसे एल्कीन वाले में कितना है, एल्कीन, है ना, एल्कीन वाले में कितना होगा, 33.33% एस करेक्टर है। और आपका सिंपल जो
सिंगल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, इथेन बोलेंगे, है ना, इथिन। इथेन वाले केस में कितने हैं, तो आपके यहाँ पर 25% है यहाँ पर एस करेक्टर। तो एस करेक्टर बढ़ किधर रहा है आपको, इधर से, मतलब एल्केन तरफ से जाके हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ एस करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। अगर एस करेक्टर अगर बढ़ रहे हैं तो इसका फैक्टर हम क्या समझेंगे, अगर एस करेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इससे अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ना, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल्स होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है एज कम्पेयर टू पी डी एफ। तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका अट्रैक्शन होगा, किससे, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या होगा, उसका मोर अट्रैक्शन होगा। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कार्बन आयन पे क्या है, निगेटिव चार्जेस है। निगेटिव चार्जेस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाना तो हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन से ले ले, उस कार्बन से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन आयन को क्या करेगा, वो स्टेबल करेगा। इसको जनरली हम सिंपल समझ लेते हैं, जैसे कार्बन आयन है, CH3 पे माइनस चार्जेस है, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई है। अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई है तो हम इसमें ऐसा ग्रुप लगा दें जो इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तब वो क्या करेगा, उस कार्बन आयन को स्टेबल करेगा। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए हमें, उस कार्बन पे जो निगेटिव चार्जेस है उसको अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप चाहिए जो अपने पास रख सके, उस केस पे कार्बन आयन को स्टेबल करेगा। तो सबसे पहले वही देख रहे हैं, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, हम लोग एल्काइन वाले कार्बन आयन के केस में देखेंगे तो जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उस निगेटिव चार्जेस जो कार्बन पे है उसको अपनी ओर वो खींच पाएगा और रख पाएगा। तो सिंपल सी बात है, एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ क्या होता है, आपका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। वही लिखा है, एस ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल। लिखा है कि एस ऑर्बिटल जो क्या होता है, न्यूक्लियस के क्लोजर होता है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल इन गिवन मेन क्वांटम नंबर एंड पॉसेस लोअर एनर्जी। इसलिए क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर का एनर्जी क्या होगा, लो होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, है ना, जब भी हम एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का मतलब क्वांटम नंबर इंक्रीज होते जाता है, 1 2 3 4, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है। तो एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्बिटल हैविंग ए लार्ज एस कैरेक्टर therefore more tightly held by the nucleus and hence of lower energy than an इलेक्ट्रॉन पेयर इन द ऑर्बिटल हैविंग स्मॉल एस कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, बोल रहा है कोई भी ऑर्बिटल्स का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, लार्जर एस कैरेक्टर होने से वो मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली वो अट्रैक्टेड रहेगा, हेल्ड रहेगा, बंधा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वही जो मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया है। तो हेंस कार्बन आयन एट sp2 sp हाइब्रिडाइज, थर्ड वाला केस, उसमें कितना 50% एस कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है आपका sp2 में 33% एस कैरेक्टर है। उसके बाद क्या है आपका sp3 में 25% एस कैरेक्टर है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, क्योंकि ये भी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये CH3 है, ये CH2 माइनस है ना, ये एक सिंपल कार्बन आयन है, इसका स्टेबिलिटी, और हम इसी की जगह क्या कर दें, अगर हम CH3 लेते हैं और CH लेके यहाँ पे क्या लगा दिए, NO2 ग्रुप लगा दिए, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि NO2 ग्रुप क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 है, CH है, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, है ना, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए 3 केस हम लोग देख रहे हैं, एक सिंपल है जिसमें ओनली CH3 ग्रुप है, उसके बाद वाले में क्या है, NO2 ग्रुप है, और थर्ड में क्या है आपका क्लोरीन ग्रुप है। एक NO2 और आपका क्लोरीन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला है, माइनस आई मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे उसको हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और जो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूसरों की तरफ, वो कहलाता है आपका प्लस है। तो CH3 ग्रुप क्या है, प्लस आई वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर लिखा है, अब देखो, अब इस कार्बन पे फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, इस कार्बन पे निगेटिव चार्जेस है, जबकि ये जो CH3 ग्रुप है ये भी क्या है, प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है। तो CH3 ग्रुप उस कार्बन एनायन के साइड भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि कार्ब जो एनायन है, जिस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, वो तो पहले से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस पर, उसको और इलेक्ट्रॉन हम लोग दे रहे हैं CH3 के थ्रू, तो क्या कर रहा है, उसको अनस्टेबल कर रहा है। जबकि इसको चाहिए कैसा, उस कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है उसको ये चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉन को दूसरा कोई ले ले, इसलिए प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल होते जा रहा है, स्टेबिलिटी उसका कम होगा। सेकंड वाले केस में देख रहे हैं हम लोग CH3 CH माइनस, है ना, ये निगेटिव चार्जेस है, उससे क्या ग्रुप कनेक्टेड है, NO2 ग्रुप कनेक्टेड है। जबकि जानते हैं कि NO2 ग्रुप क्या है, एक
इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। अब हम इसको समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे उसको डिटेल थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। तो NO2 स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से रहेगा, N के साथ डबल बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन पे, और एक ऑक्सीजन उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू रहेगा ना। तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आ रहा है, इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्जेस और नाइट्रोजन पे आ रहा है आपका पॉजिटिव चार्जेस। तो अब पॉजिटिव चार्जेस आ गए नाइट्रोजन पे, तो जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्जेस है उसको नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस था वो कहाँ जा रहा है, वो नाइट्रो ग्रुप की तरफ जा रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो नाइट्रोजन कार्बन पे जो नेगेटिव चार्जेस है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये इसीलिए क्या हो जा रही है, स्टेबल होते जा रहे हैं। तो -I ग्रुप अगर लगा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप लगा है उस पर, तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा कार्बन आयन। वैसे थर्ड वाले केस में भी नेगेटिव चार्जेस कार्बन पे, इसमें क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इस कार्बन आयन को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो -I इफेक्ट होता है वो नाइट्रो ग्रुप का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला जो सेकेंड वाला हायर स्टेबल हो जाएगा, देन उसके बाद होगा थर्ड वाला, फिर होगा आपका फर्स्ट वाला। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप की वजह से माइनस, इस लिखा ना -I स्टेबलाइज कार्बन आयन बाई डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है उसको डिस्पर्स कर दे रहा है, मतलब दे रहा है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चार्जेस जो कार्बन पे था वो आपके नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन में भी चला गया। इसके वजह से क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया। तो क्या लिखेंगे, -I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी। मतलब जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा कार्बन आयन का स्टेबिलिटी होते जाएगा। तो ये वाला फैक्टर भी आप समझ गए। अब हम थर्ड फैक्टर देख लेते हैं, कंजुगेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर विथ अनसैचुरेटेड सिस्टम। मतलब यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेजोनेंस पॉइंट है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखें एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक, तो एलाइलिक लिखते हैं तो CH2CH, ये हो गया आपका CH2 पे माइनस चार्जेस। तो इससे क्या होगा, ये वाला आपको जो नेगेटिव चार्जेस है यहाँ चला जाएगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन पे चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये इस CH2 पे माइनस आ गया, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2। तो देख रहे हो जो जिस कार्बन पे हमारा है ना, हमारा क्या इस कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस था, वो कहाँ चला गया, इस कार्बन पे चला गया। मतलब ये क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया। और रीजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों दिखाया है, क्योंकि कंजुगेशन है। कंजुगेशन मतलब जो नेगेटिव चार्जेस है वो अल्टरनेट में होना चाहिए किसके, पाई बॉन्ड के, तभी जाके कंजुगेशन हो पाएगा। अगर हम इसी को नॉर्मल अगर लिखते हैं, CH होगा CH2, अगर CH2 पे माइनस लिखते हैं ना, तो यहाँ पर से कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस अगर यहाँ आया तो ये बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्जेस जो है कार्बन पे वो किसके साथ, अल्टरनेट में होना चाहिए, डबल बॉन्ड के साथ, तब जाके कंजुगेशन होगा। तो ये वाला क्लियर हो गया आपको रेजोनेंस के बेस पे। एलाइलिक के केस में जैसे वैसे ही हम लोग बेंजाइलिक के केस में देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये बेंजाइल ग्रुप है, इस पे नेगेटिव चार्जेस। तो आपको देख रहे हैं ये क्या होगा, इन साइड जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, यहाँ पर है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्जेस, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो ऐसे आप क्या करेंगे, अगला स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे, बेंजीन ग्रुप। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, तो ये क्या हो गया माइनस, ये भी हो गया आपका डबल बॉन्ड CH2 है ना। फिर ये वाला बॉन्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि रेजोनेंस के फॉर्म में वो स्टेबलाइज होते जा रहा है। तो हम इसको समझेंगे, ये हो गया आपका। तो इस टाइप से क्या होगा, एलाइल और बेंजाइलिक कार्बन आयन है, क्या होगा, वो स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसको देख लेते हैं और क्या लिखा है, वेयर देयर इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू द कार्बन आयन, या फिर कार्बन आयन कार्बन एटम। कार्बन आयन मतलब जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, मतलब कंजुगेशन में अल्टरनेट में, द एन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द
multiple bonds the cellic and benzylic carbon ions and the carbon ions attached to the अब NO2 ग्रुप ये तो हम लोग देख लिए ऊपर में, अगर NO2 ग्रुप कनेक्टेड है तो स्टेबल तो होता ही है, रीजन ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस का डिस्पर्सिंग हो रहा था ना, स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, तो इसी को लिखते हैं स्टेबलाइज रेजोनेंस के बेस में भी ये। और क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो भी क्या होगा, वो स्टेबल होते जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं CH, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे क्या है CH2 पे माइनस चार्जेस, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा CH पे माइनस, ये डबल बॉन्ड C, ये हो गया आपका ये। तो इस टाइप से भी क्या होगा आपका स्टेबल होते जाएगा। सिंपल सा है कि नेगेटिव चार्जेस को हमें क्या करना है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस है, जिस कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्जेस है, उसको हमें क्या करना है, उसको उससे डिस्पर्स करना है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हम लोग अट्रैक्ट करके या फिर रेजोनेंस करके उसको स्टेबलाइज करना है, तो ये भी एक स्टेबिलिटी का फैक्टर हो सकता है, होता है। अब हम देखते हैं कंस्टिट्यूटिंग एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग अगर फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि अगर वो ग्रुप एरोमेटिक है तो क्या होगा, वो होगा, देखिए इसमें जैसे देख लेते हैं, ये जो आपको जो कार्बन आयन दिख रहा है यहाँ पर, वो क्या होगा, रिंग के अंदर जाएगा, वो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गया, ये हो गया है ना, फिर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा, ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया ये। तो इस टाइप से क्या है, नेगेटिव चार्जेस हो रहा है। और मैंने जैसे कि हकल का नियम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है कार्बोकेटाइन के केस में, उसको आप देखेंगे तो इसमें हम लिखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखेंगे 4n+2 कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दो तो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, एक और दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड है तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, दो पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हो गया। और ये निगेटिव चार्जेस को हम कितना काउंट करते हैं, 2, है ना, नेगेटिव चार्जेस को 2 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं, टोटल कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n इज इक्वल टू 6-2, तो 4n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो मैंने बताया था जैसे कि n का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 को इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए, तो क्या होता है, वो एरोमेटिक होता है। अगर एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल वो कार्बन आयन होगा, क्योंकि कार्बन आयन कहाँ चला गया, एरोमेटिक रिंग में चला गया। एरोमेटिक कैरेक्टर अगर शो हो रहा है तो भी वो कार्बन आयन स्टेबल होगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में एक बार देखते हैं, और ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब देखो इस केस में भी वो रिंग के अंदर जाएगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है ना, यहाँ पे गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से इस रिंग में तो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम काउंट करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर इसको 4n+2 रूल से देखें तो क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 इज इक्वल टू 4, तो 4n, तो 4 - 2 हो गया, तो 4n इज क्या हो गया 2, तो n इज इक्वल टू 2/4, तो क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5। तो ये क्या होगा आपका, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नॉट एरोमेटिक। तो अगर एरोमेटिक नहीं है तो ये वाला कार्बन आयन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जो पहले वाले केस में देखे, इस केस में ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जब भी आप देखेंगे तो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर देखेंगे, अगर एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं मतलब वो स्टेबल है, देन उसमें रेजोनेंस भी देखेंगे, फिर हम उसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे और एस कैरेक्टर देखेंगे। 4 पॉइंट को आप देख करके आसानी से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप फाइंड कर पाओगे। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स करेंगे, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, अलग अलग टाइप से हम एग्जांपल्स लेंगे, देन उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।